मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक विश्वास है और मैं आपको जो है संहिता जो आपका पार्ट है मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको। और संहिता में जो है आपका दो बताया गया है, एक चरक संहिता है और एक अष्टांग हृदय है। अष्टांग हृदय में जो है हम लोग जो NCISM का सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग 1 से 15 चैप्टर हैं, तो उसे हम लोग फिलहाल स्टार्टिंग में कवर करेंगे। तो देखिए, जो 1 से जो 15 चैप्टर हैं उसमें जो पहला चैप्टर है आयुष्कामी अध्याय, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान है, उसमें आपको पहला चैप्टर जो देखने को मिलेगा वो आयुष्कामी अध्याय देखने को मिलेगा। तो उसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। हालांकि ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा नया होगा, आप लोग अभी अभी जस्ट अपना जो है पास आउट करके आए हैं नीट, वहाँ पे आपको ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ये टोटली आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा। जैसे रचना शरीर है, क्रिया शरीर है, उसमें जो मॉडर्न पार्ट है उससे आपको रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी अभी आप उसको पढ़ के आए हैं। बट इस ये जो सब्जेक्ट है संहिता, इसमें आपको जो है जो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स हैं मेडिसिन के थ्रू, या फिर जो चीज़ें हम लोग मतलब आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं, ये उस तरफ आपको लेके जाएगा। तो जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आयुष्कामी अध्याय है। आयुष्कामी अध्याय में जो अष्टांग हृदय परिचय है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे चले जाते हैं। चैप्टर 1 आयुष्कामी अध्याय। बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने सामने जो है अपनी बुक को भी ओपन रखिए, तो आप जो है बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। हालांकि स्क्रीन पे आपका जो भी मैंने मेंशन किया हुआ है वो एज इट इज जो भी सिलेबस में दिया गया है मैंने वही वही चीज़ें इसमें जो है उठा के रखी है। आपके बुक में हो सकता है इससे एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ दिया हो, बट हम लोग स्ट्रिक्टली जो मतलब जो आपका सिलेबस दिया गया है हम स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करेंगे। आपकी बुक में इससे भी और ज़्यादा जो मतलब टॉपिक्स हैं, श्लोकाज हैं, वो सब आपको मिल सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो श्लोका है, चाहे हो या चाहे ना हो, वो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, उससे बचने का कोई चारा नहीं है। तो हम देखते हैं आयुष्कामी अध्याय। आयुष्कामी अध्याय जो है उसमें जो आयुष काम्य मतलब आयु की कामना कर रहे हैं हम, लंबे आयु की कामना। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद क्या बोल रहा है कि आयु कामनेनो धर्म सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु परयम। ये इसमें नहीं मिलेगा आपको, हालांकि ये आपको दूसरे अदर सब्जेक्ट्स में आपको मिल जाएंगे जैसे पदार्थ विज्ञान वगैरह है। तो डेफिनेशन सबकी आयुर्वेद की एक ही है, सेम। वो क्या है कि लंबे आयु की कामना, लंबे आयु की कामना के लिए जो है हम लोग आयुर्वेद को अपनाते हैं, हम लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप बीमार हो तो आपने मेडिसिन खा लिया, ये वैसा नहीं है। आयुर्वेद मतलब आपका पूरा जो दिनचर्या है, अभी हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जो है दिनचर्या ही है। आपका जो दिनचर्या है, आपका जो खाना पीना है, वो टोटली आपका जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो आयुष काम्य अध्याय हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अष्टांग हृदय परिचय। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू अष्टांग हृदय। इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, जो तेभ्यो अति विक्र, अच्छा हाँ, जो श्लोक है उसको आपको जो है पढ़ते हुए चलना है, उसको आपको टिक करते हुए चलना है। जो भी आपके सिलेबस में श्लोक हैं, जितने भी आपके सिलेबस में श्लोक हैं उसको हमने जो है यहाँ मेंशन किया हुआ है। बुक में आपको एक्स्ट्रा और श्लोक्स मिलेंगे, आप उनको चाहे तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, उन्हें याद भी कर सकते हैं, बट इन्हें याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो देखिए, जो पहला श्लोक है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल पहले श्लोक के साथ कि अष्टांग हृदय क्या है, आखिर इसको क्यों बनाया गया, क्या रीजन है इसके पीछे। तो देखिए, जो अग्निवेश है उनके द्वारा रचित जो भी ग्रंथ थे वो टाइम टू टाइम जो है डिस्ट्रॉय होते चले गए, मिसप्लेस होते चले गए इधर उधर। देखिए क्या लिखा है श्लोक में, प्रायः। प्रायः मतलब इधर उधर जो है बिखरते चले गए, मतलब इधर उधर घूम गए, कहीं जल गए, कुछ हो गया, कुछ हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो उस टाइम पे क्या किया, अष्टांग जो हृदय वाग्भट जो थे, वाग्भट ने जो है अष्टांग हृदय का निर्माण किया। देखिए क्या लिखा है श्लोक में, कहाँ चला गया कर्सर, ये देखिए, प्राय, देखिए सार तरोच्च, इसका मतलब होता है जो भी सार भाग था, जो भी घूम चुका था अग्निवेश के द्वारा, जो भी इधर उधर बिखर गए थे, कुछ जल गए थे, तो उसका जो सार भाग है, जो सार भाग है उसको उठा के उन्होंने जो है सिक्वेंस वाइज क्रियोतो अष्टांग हृदय, क्रियोतो मतलब एक क्रियाशील, एक पॉजिटिव वे में अष्टांग हृदय की रचना की। अच्छा, इस रचना में आपको क्या क्या मिलेगा, ना अति संक्षेप विस्तार, मतलब ना बहुत ही संक्षेप में, ना बहुत ही शॉर्ट है ये, और ना ही बहुत ज्यादा लॉन्ग में आपको चीजें बताई गई है, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना हम एकदम प्रॉपर, ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, एकदम जो सटीक जो चीजें हैं एकदम एग्जैक्ट, मतलब जो काम की चीजें हैं, इधर उधर की फालतू चीजों को हटा के जो एकदम काम की पिन पॉइंट चीजें हैं जिससे आपको ट्रीट करना है पेशेंट को,
या फिर आपको कोई भी जो मतलब रोग आपको दिखेंगे उनको आपको जो है आइडेंटिफाई डायग्नोस करना है, उन सभी के बारे में आपको इसमें मिल जाएगा देखने के लिए। एकदम सटीक पिन पॉइंट चीजें इसमें बताई गई हैं आपको। तो पहला श्लोक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए जो दूसरा श्लोक है वो ठीक इसी टॉपिक के अंडर अंडर आएगा। जो आपका सिलेबस है उसका आप हो सके तो एक फोटोकॉपी निकाल के रख लीजिएगा और उसको जो है आप मार्क करते हुए चलेगा कि हाँ ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। हालांकि मोबाइल में आप कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा जो है हैप्टिक हो जाएगा आपके लिए। अगर आप यूज टू है तो करिए, बाकी कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हम श्लोक पे जा रहे हैं। ये इसी अष्टांग हृदय परिचय के अंडर ही आएगा ये। देखिए क्या श्लोक दिया है। बाल काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंश जरा वृषण। तो ये जो 8 चीजें बताई जा रही हैं इसमें, देखिए आयुर्वेद के 8 अंग। अष्टांग हृदयम यानी कि अष्टांग हृदय मतलब 8 अंग बताए जा रहे हैं। जो 8 अंग जिसकी वजह से इसका नाम अष्टांग हृदय पड़ा है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। तो देखिए क्या क्या बोला जा रहा है इसमें। सबसे पहले है काय, यानी कि काय चिकित्सा जिसे हम जनरल मेडिसिन भी बोलते हैं। आप कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं वो अपना जब पीजी ऑप्ट करने जाते हैं तो एक उनका जो पीजी होता है, पीजी में जो है अगर आप वो मेडिसिन करते हैं, मेडिसिन से यदि अगर वो फर्दर आगे पढ़ाई करते हैं तो उसमें जो है जो जनरल मेडिसिन एक सब्जेक्ट आता है। तो वो जो जनरल मेडिसिन काय चिकित्सा है उसे हम कहते हैं। आप भी हालांकि आगे चल के जब अपना बीएमएस कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसके बाद आप भी इस सब्जेक्ट को पीजी में ऑप्ट कर सकते हैं। पीजी में ही ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उसको हम बोलते हैं काय चिकित्सा। इसमें जितनी भी जनरल मेडिसिन हैं, जितने भी जनरल ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी। उसके बाद फिर देखिए क्या बोला है श्लोक में। काय के बाद बाल। बाल मतलब कुमार भृत पेडियाट्रिक्स, जितना भी बाल रोग विशेषज्ञ है और उसमें जो है जो भी चीज़ें बताई जाती हैं आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। ग्रह यानी कि भूत चिकित्सा। भूत चिकित्सा डजंट मीन कि जो है आपको जो देखने को मिलता है झाड़ फूक, ये वैसा वाला नहीं है। जो भूत चिकित्सा कहने का मतलब है कि जो मेंटली तौर पर जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए जो प्रॉब्लम होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि इसके आगे वो होती है शारीरिक और मानसिक। दो दोष होते हैं। शारीरिक दोष हो गया जो बॉडी में है आपके, मानसिक दोष जो आपके मन में हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मानसिक दोष में आप क्या कहेंगे, जैसे भूल भुलैया पार्ट 1 जो मूवी है उसमें आपने देखा होगा कि उसको मानसिक दोष था। मेंटली वो जो है प्रॉब्लम में थी। कुछ लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं, देखा होगा आपने हॉस्पिटल्स में या फिर कई बार सड़कों पे चलते हुए आपने देखा होगा, इस चीज़ को नोटिस किया होगा। तो जो भूत चिकित्सा है डिमोनोलॉजी, उसमें जो है मानसिक चिकित्सा एक प्रकार से हम उसको कहते हैं। उसमें किस तरीके से जो है उसके मेंटली उसको कैसे ट्रीट किया जाए उसके बारे में बताया जाता है। अच्छा आपने नेक्स्ट देखिए ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग मतलब जो होता है, देखिए आप अभी एनाटॉमी में पढ़ेंगे एक बोन, ये क्लेविकल, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। इस बोन के ऊपर, ठीक है ना, इस बोन के ऊपर का जो पार्ट है, इन शॉर्ट आपका जो नेक, आपका जो थ्रोट है, आपका जो नोज है, आपका जो ईयर है, आपका जो तीनों चीज है, ईएनटी जिसे हम बोलते हैं, वो इसमें आता है। शालाक्य चिकित्सा, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऊर्ध्वांग के बाजू में शालाक्य चिकित्सा। शालाक्य चिकित्सा मतलब ईएनटी। इसमें जितना भी ईएनटी वाला पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है, शल्य। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। किसी भी सर्जन के पास आप जाएंगे, चाहे वो मॉडर्न हो या फिर वो आयुर्वेद हो, तो उनकी बुक में आपको आचार्य सुश्रुत का नाम 100% मिलेगा, क्योंकि फादर ऑफ सर्जरी उन्हें ही कहा जाता है, जिसे कि हम लास्ट ईयर में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे मतलब, मैं तो पढ़ चुका हूँ। तो जो शल्य है, शल्य चिकित्सा, शल्य तंत्र, वो जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है अराउंड 500 बीसी के आसपास। उसके बाद देखिए उसके नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, दृष्ट, दंश। दंश में देखिए क्या बोला जा रहा है, दंश में बोला जा रहा है कि आपका जितना भी टॉक्सिकोलॉजी है, मतलब कह सकते हैं पॉइजन वाले केसेस जितने भी हैं, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, पॉइजनस प्लांट को जो है किसी ने खिला दिया धोखे से, सल्फास की गोली खा ली, मेटल पॉइजनिंग हो गई, उसके बाद फिर मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंडर में आएंगी। ये सब भी आपको जो है इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए जरा, यानी कि रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा आज की डेट में एक बहुत ही प्रोमिनेंट चिकित्सा मानी जाती है। जो आपके जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने भी हैं, वो लोग बेसिकली इसी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको चाहिए यही, कोई नहीं बूढ़ा दिखना चाहता है आज की डेट में, सब लोग जो है जवान दिखना चाहते हैं। तो जो रिजुविनेट बॉडी को कर रहा है, जो भी रिजुविनेशन बॉडी को हो रही है, वो रसायन चिकित्सा के द्वारा हो जाती है। इसके बारे में आप डीपली पढ़ेंगे इसमें।
अच्छे से समझ में आएगा आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या होता है, वर्ण, यानी कि वाजीकरण चिकित्सा। वाजीकरण चिकित्सा मतलब एफ्रोडीजिएक। एफ्रोडीजिएक जिनको समझ में आ रहा है वैलेंटाइन, जिनको नहीं आ रहा है मैं उनको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी बाहर जाते हैं और बाहर देखते हैं आपको कि यदि अगर आपको जो है गुप्त रोग की समस्या है तो हमसे संपर्क करें, हमसे मिले। तो ये जो मेल एंड फीमेल जो आपका जेनेटाइल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी मतलब ये एफ्रोडीजिएक मतलब जितना भी मेल एंड फीमेल जो सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको जो है हम लोग बाजीकरण चिकित्सा में जो है उसको हम लोग नोटिस करते हैं, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आठों जो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे बेसिस, वो सब आप हमको जो है अष्टांग हृदय में पढ़ने को मिलेगा। एक ये छोटा छोटा ब्रीफ इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन हो गया कि अष्टांग हृदय क्या है और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। क्योंकि मैंने इसके पहले वाले में क्या बोला था, जो अग्निवेश है, जो आपने जो आयुर्वेद का अवतरण है उसमें आपने पढ़ा होगा, जो अग्निवेश है उन्होंने क्या क्या किया है, अग्निवेश ने जो भी अपना इधर उधर जो ज्ञान दिया था वो इधर उधर बिखर गया था। बट जो अष्टांग हृदय में हमको वो सारा ज्ञान जो है सहज रूप में देखने को मिलता है। तो कौन से ज्ञान है वो, ये सारी चीजें हैं वो। ओके, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें देखिए क्या क्या देखने को मिल रहा है हमको। नेक्स्ट टॉपिक में हमको मिलेगा दोष धातु मल परिचय। जो आयुर्वेद आप पढ़ने जा रहे हैं अभी फिलहाल 1 महीने तक आपको यही सब चीजें देखने को मिलेंगी। दोष धातु मल, दोष में क्या आता है, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। तो ये बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्या है ये वात पित्त कफ, क्या चीज़ें हैं आखिर ये। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा जो है हम इस चीज़ को डिटेल में हम लोग समझेंगे, देखेंगे क्या है आखिर वात पित्त कफ। तो देखिए जो वात पित्त कफ, या फिर हम जो पहला टॉपिक है हमारा दोष, ये देखिए दोष, दोष हो गया, धातु हो गया, मल हो गया, 3 चीजें हो गई। हमको इस टॉपिक में जो है 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, समझना है क्या है आखिर ये 3 चीजें। तो देखिए दोष जो है 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। ठीक है ना, हालांकि सिलेबस में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए अदर अदर सब्जेक्ट्स में, इसमें अभी फिलहाल नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। दोष 2 प्रकार के होते हैं, मानसिक और शारीरिक। तो जो शारीरिक दोष होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, जो है वात, पित्त और कफ। तो देखिए इसमें दोष दिया हुआ है वायु पित्त कफश्चयोति त्रयो दोषा समासतः। ठीक है ना, तो शरीर में जो है ये 3 प्रकार के दोष समाहित होते हैं। अब जैसे हम इन जनरल बोलते हैं क्या, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो जो ये दोष वर्ड है, ये देखिए ये जो दोष वर्ड है, ये दोष वर्ड किस चीज में आ रहा है, मतलब किस चीज में सेंस हो रहा है, ये समझिए। बचपन से या फिर पिक्चर विक्चरों में आपने इस दोष वर्ड को सुना होगा कि यही दोषी है, इसी ने, इसी का सारा दोष है। तो दोष जो है वो एक नेगेटिव सेंस में, एक नेगेटिव वर्ड की वर्ड हमारे माइंड में ट्रिगर करता है। मतलब वात दोष है मतलब ये बेकार चीज होगी, पित्त दोष है मतलब ये बेकार चीज होगी। तो जहाँ दोष वर्ड लग जाता है हम लोगों के माइंड में एक सेंस ऑफ ट्रिगर यही होता है कि ये कोई ना कोई बेकार चीज है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ दोष है। ठीक है ना, बोलते हैं ना तुम्हारा ही दोष है जो तुम ऐसे किए वैसे किए। तो जो दोष वर्ड है यहाँ पे आपको गलत सेंस में ट्रिगर नहीं करना है। अगर मैं बात दोष बोल रहा हूँ, पित्त दोष बोल रहा हूँ या फिर कफ दोष बोल रहा हूँ, दोष इन द सेंस वो उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि वात दोष है बॉडी में, पित्त दोष है। इसका मतलब ये नहीं कि वात दोष कुछ गलत चीज आ गई है बॉडी में, पित्त दोष कुछ गलत चीज आ गई बॉडी में, कफ दोष कुछ गलत चीज आ गई, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है दोष को, मतलब उस तरीके से वात दोष। ठीक है ना। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये क्या है, वात पित्त कफ आखिर क्या है। विकृता स देह, ये आपको श्लोक पढ़ना है, अच्छे से समझना है इसको, सारे श्लोक को याद करना है आपको। शुरू से मैं बोल रहा हूँ आपको, ऊपर भी सारे श्लोक हैं, इसको आप टिक जरूर कर लीजिएगा, इन सभी श्लोक्स को आप टिक जरूर से कीजिएगा। इनको आपको याद करना है एनी हाउ, चाहे समझ में आए या ना आए, बट आपको करना ही करना पड़ेगा। और ये भी जानना पड़ेगा कि कौन सा श्लोक किस चीज के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, वात पित्त और कफ तीनों के लिए बोला जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति को शुगर हो जाती है, ठीक है ना, या फिर सपोज और इजी चले जाते हैं, बीपी अगर किसी का बढ़ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इसका बीपी बढ़ गया है, मीन्स टू से दैट ये बीमार हो गया है, इसको जो है बीपी की दवा देनी पड़ेगी ताकि इसका जो बीपी है वो डाउन हो जाए। अगर किसी का बीपी हम नापते हैं, बीपी घट गया है, इसका बीपी फॉल हो रहा है इसका, तो भी उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको दवा वगैरह दी जाएंगी, एड्रेलिन वगैरह दिया जाएगा, इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह दिए जाएंगे ताकि उसका बीपी राइज हो। तो ना ज़्यादा कम भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा बढ़ना भी अच्छा नहीं है, दोनों ही चीज़। तो यहाँ पे वात पित्त कफ के साथ भी यही फॉलो हो रहा है कि वात पित्त कफ जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बढ़ गया मतलब जो है कुपित हो गया,
तो भी प्रॉब्लम है, और घट जाए तो भी प्रॉब्लम है। इसी के बारे में बताया जा रहा है। अगर ये समान अवस्था में रहे तो व्यक्ति क्या रहेगा, निरोगी। ये देखिए लिखा हुआ है, निरोगी रहेगा अगर समान अवस्था में रहे तो। ठीक है, अब देखिए, और हाँ एक चीज और, ये जो दोष है, तीनों दोष, वात पित्त कफ तीनों दोष है, ये ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि हर जगह ये आपको बॉडी में प्रेजेंट मिलेगा। इवन जहां तक कि आप डायग्नोसिस भी बनाएंगे तो भी इन्हीं के बेसिस पे बनाएंगे। ये हर एक बॉडी में प्रेजेंट होता है, ओमनी प्रेजेंट बोला जा रहा है। देखिए ओमनी प्रेजेंट होता है, ये शरीर में हर जगह ये व्याप्त होता है, चाहे वो कोई सा भी पार्ट हो। हालांकि इनके अपने स्पेसिफिक पार्ट्स भी होते हैं कि इस प्रदेश में जो है, मतलब इस जगह पर, इस बॉडी के इस पार्ट में, पर्टिकुलर इस पार्ट में आपको वात दोष का डोमिनेंट मिलेगा, या पित्त दोष का डोमिनेंट मिलेगा, या फिर कफ दोष का डोमिनेंट मिलेगा। लेकिन आप जो है ये जान लीजिए कि ये तीनों दोष जो है शरीर में सब जगह व्याप्त होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, मैंने कहा ओमनी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बोला कि इनके अपने कुछ डेडिकेटेड प्लेसेस भी होते हैं। जैसे आपके घर में आपके पिताजी का एक डेडिकेटेड बैठने का स्थान होगा, वो हमेशा वहीं बैठते होंगे। आपका कोई एक स्थान होगा, आप हमेशा वहां जाके बैठते होंगे। ऐसा कुछ ना कुछ आपका पर्टिकुलर स्थान होगा, बट घर में आप हर जगह पाए जाएंगे, व्याप्त होंगे। या फिर मार्केट में आप हर जगह पाए जाएंगे, आप हर जगह व्याप्त होंगे। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से देखिए, पित्त और कफ तीनों दोषों के बारे में स्क्रीन पे आपको बताया जा रहा है। तो जो वात दोष है, वात दोष होता सब जगह है, बट आपको ये बेसिकली कहाँ मिलेगा, इसका जो मतलब निवास स्थान है, बेसिकली जो इसका प्रबल स्थान है, जहाँ पर ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, वो आपको मिलेगा क्या, नाभि, नाभि के नीचे, अम्लाइकल के नीचे। ठीक है, जो पित्त है, पित्त का जो स्थान है वो हृदय और नाभि के मध्य में। आपका जो हृदय है, आपका जो हर्ट है, हर्ट से आपका जो अम्लाइकल है, आपका जो नाभि है, उसके मध्य में आपको जो है पित्त का स्थान मिलेगा। और जो कफ है, वो कफ जो है हृदय का जो ऊर्ध्व भाग है, मतलब अबव द हर्ट, आपको जो है कफ का स्थान मिलेगा देखने को। अच्छा एक चीज और, मैं जैसे यदि अगर आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम इसके बारे में, जनरली काफी कंफ्यूजन होती है इसमें, क्या है ये वात, क्या है ये पित्त, और क्या है ये कफ। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पंच तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये जो पंच तत्व है, इन्हीं को रिजेंबल करता है ये तीन दोष। जैसे फॉर एग्जाम्पल आकाश हो गया, वायु हो गया, इनको डिनोट करता है हमारा वात। ठीक है ना, आकाश मीन्स एथर, हर जगह प्रेजेंट है वो, एवरीवेयर, किसी भी तरह आप देख लीजिए, आकाश आपको हर जगह मिलेगा। वायु, वायु भी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। वैसे ही जो वात होता है, ये ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होता है, हर जगह। जो पित्त होता है वो फायर को डिनोट करता है। तो देखिए पित्त का बेसिकली जो काम है, देखिए हृदय और नाभि के मध्य में, और बेसिकली जो हमारा सबसे वार्म पोर्शन होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फायर एलिमेंट की हमें जरूरत होती है, जिसे डिनोट करता है पित्त, वो हमारा वहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए जो हमारा कफ है, वो अर्थ, हाँ अर्थ और वाटर, ये जो दो एलिमेंट्स हैं, इनसे मिल के बना हुआ है। इन दोनों को वो डिनोट करता है, रिजेंबल करता है। तो देखिए जो कफ दोष है, वो हृदय का ऊर्ध्व भाग, मतलब जो आपका जो हृदय है, इसके जो ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये इस चीज को डिनोट करता है। अब देखिए जो आगे हमको देखने को मिल रहा है, वात दोष के गुण। जो भाई जो वात दोष है आपका, उसके कुछ गुण भी होते हैं, स्पेसिफिक गुण। जैसे कि ये देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है आपका श्लोक, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, ये आपको काफी बेनिफिट देगा। तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नील। देखिए इसमें हर एक वर्ड को जो है हम लोगों ने डिकोड किया है। ये देखिए लास्ट में ये अनिल जो लिखा हुआ है, अनिल मतलब क्या होता है, वात दोष के बारे में बोला जा रहा है। वात दोष का एक पर्यायवाची जो नाम है वो अनिल बोला गया है। ठीक है ना, तो देखिए वात दोष क्या क्या होता है। रुक्ष, रुक्ष मतलब ड्राई, लघु मीन्स लाइट, शीत मीन्स कोल्ड, खर, खर मीन्स जो थोड़ा सा रफ सरफेस हो, थोड़ा रफ हो। उसके बाद सूक्ष्म यानी सबस्टेट, और चल मतलब मूवेबल। ठीक, उसके बाद देखिए पित्त दोष के बारे में भी दिया हुआ है और कफ दोष के बारे में भी दिया हुआ है। आपको बेटा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, इससे आप स्केप नहीं कर पाएंगे। इन तीनों श्लोक्स को तो आप याद कर ही लीजिए, इनसे आप स्केप नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसको आप याद कर लेंगे तो आप ही का बेनिफिट है। कैसे, क्योंकि भाई देखिए आप रिजेंबल, दोनों दोनों लाइनों को आप मिला के देखिए, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको दोबारा जो है मतलब उसका मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक बार हैबिट बन जाएगी। और ये जान लीजिए फर्स्ट ईयर ही एक ऐसा ईयर है जिसमें आप मैक्सिमम श्लोक याद कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थोड़े कम श्लोक हैं रादर देन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपको बहुत श्लोक याद करने पड़ेंगे।
तो बेटर अभी आप जितने हो सकते हैं उतने श्लोक्स याद कर लीजिए, क्योंकि वो श्लोक्स सेकेंड ईयर में वापस आपके रिपीट होंगे। ठीक है ना। अब देखिए पित्त दोष के गुण देखिए, पित्त दोष में क्या बोला गया जा रहा है, तीक्ष्ण, उष्ण, उष्ण मतलब हॉट। देखिए जो इंग्लिश में जो समझने के लिए जो इंग्लिश मीडियम से आए हैं उनको इतनी जल्दी हिंदी मतलब अडॉप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही आया था, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ शुरू शुरू में, बट अब ठीक है, आप लोगों को भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इसलिए देखिए साइड में जो है ना, जो इंग्लिश उनके जो मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है उनके, मैंने जो है इसमें लिख के रखे हैं, आपको जैसे देख के समझ में आ जाएगा, आप को रिलेट कर पाएंगे। जैसे तीक्ष्ण मतलब क्या होता है, शार्प, शार्प जितनी भी शार्प चीजें होती है, जितने भी पॉइजन्स होते हैं आपके, वो सब शार्प होते हैं, उनको तीक्ष्ण बोला जाएगा। क्योंकि पॉइजन क्या करता है, वो मसल्स को जो है टीयर कर देता है, फाड़ देता है। और देखिए कफ में, देखिए कफ दोष में भी बोला जा रहा है, स्निग्ध होता है, शीत होता है, गुरु मंद, श्लक्षणों मृदु। ये सारी चीजें आपको जो है पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, क्या क्या इसमें बोला जा रहा है। हालांकि आगे वाले इसी चैप्टर में हम लोग आगे इन सभी के बारे में देखेंगे कि ये आखिर क्या क्या है, ये कितने हैं ये, और ये इनका अपोजिट क्या क्या है। मतलब हम नेक्स्ट अभी देखेंगे, हम समझेंगे, आपको मैं तब वहाँ वापस से रिमाइंड कराऊंगा इसके बारे में। तो ये थे हमारे तीनों दोष। अब देखिए दोष के बाद आता है धातु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप याद कैसे भी करके याद कीजिए, क्योंकि धातु आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, वह आपके पास हमेशा मौजूद रहेंगे, और इन्हीं से आपका जो जो मतलब डायग्नोज बनेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ से होते हुए ही जाएगा। इसको स्केप नहीं कर पाएंगे आप कैसे भी करके, आप मान लीजिए इस चीज़ को। तो जो हमारी बॉडी होती है, सिर्फ उसमें दोष ही नहीं होते हैं, बात पित्त कफ, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसने बोला गया है धातु। तो देखिए धातु जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 प्रकार के कौन से होते हैं, देखिए इसमें बताया जा रहा है। रस हो गया, रस मीन द सेंस, जो भी हम फूड सब्सटेंस खाते हैं, अंदर जाके वो एक लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, किसी ना किसी लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी को बोला जा रहा है रस। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आगे के चैप्टर्स में हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया हूँ, हम आगे चल के देखेंगे कितने प्रकार के रस होते हैं। तो पहला है हमारा सप्त धातु में, पहला है हमारा रस। फिर रक्त, रक्त मीन्स ब्लड, मांस मीन्स मसल, मेद मीन्स फैट, अस्थि मीन्स बोन, मज्जा मीन्स बोन मैरो, और शुक्र मीन्स स्पर्म, स्त्रियों में वो ओवम हो जाएगा। ये 7 धातुएं होती हैं। इन्हीं के बारे में जो है हमको पढ़ना है आगे वाले चैप्टरों में, आगे आने वाले चैप्टरों में। हालांकि आप इसे रचना शरीर और क्रिया शरीर में भी बहुत इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये होते क्या है, इनका क्या बॉडी में फंक्शन है, इनके घट जाने या इनके बढ़ जाने से क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं और उनको ट्रीट कैसे करना है। बस इतना ही है आयुर्वेद में। हाँ, अब नेक्स्ट आता है आपका मल। मल में देखिए, मल जो होते हैं आयुर्वेद में 3 प्रकार के मल बताया गया है। तो देखिए पहला जो मल बताया गया है वो बताया गया है मूत्र यानी यूरिन, दूसरा बताया गया पुरुष यानी स्टूल्स, और तीसरा बताया गया है स्वेट यानी कि स्वेट आदि। ये जितने भी हैं ये मल की कैटेगरीज में आते हैं। हालांकि मल में भी आपको जो है आगे चल के पढ़ना पड़ेगा इन डेप्थ कि मल के घट जाने या बढ़ जाने से क्या क्या डिसीजेज होती हैं और उनको कैसे कैसे ट्रीट करना है। ठीक, अब आता है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, कि बेटा ये पूरा जो है, पूरी चीज़ आपको जो है अच्छे से समझनी है, पढ़नी है और याद करना है। क्योंकि सिर्फ एक बार आप ऐसे देख के आप छोड़ देंगे तो फिर वो फिर भूल जाएंगे आप, हो नहीं पाएगा। इसलिए आप एक एक करके जो है टिक करते हुए चलिए और उसको जो है समझते हुए याद करते हुए चलिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अग्नि कोष्ठक। तो देखिए अग्नि मीन्स डाइजेस्टिव फायर। डाइजेस्टिव फायर आप समझ पा रहे होंगे, आपने डाइजेस्टिव फायर जो है उसके बारे में आपने जो मॉडर्न है उसमें मतलब आप जो भी पढ़ के आए हैं उसमें समझा होगा आपने कि भाई HCl आता है, रेनिन आता है, पेप्सिन आता है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्टिव फायर जिसे हम बोल रहे हैं अग्नि। तो अग्नि जो होती है आयुर्वेद में, जो अग्नि होती है वो डिफरेंट होती है थोड़ी सी। ये मतलब इसमें आप लॉजिक नहीं दे सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि क्योंकि जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भगवानों की बात हो रही है। जहाँ भगवान की बात आ जाती है, जहाँ आस्था आ जाती है, वहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। उसमें फिर आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते हैं, आस्था में लॉजिक नहीं होता है बिल्कुल भी, ये आप जान लीजिए। तो देखिए अब जो है यहाँ अग्नि की बात हो रही है, हाँ हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, लॉजिक नहीं ढूंढ सकते लेकिन हम को रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। बट आप कहेंगे कि इसमें लॉजिक कहाँ है, तो लॉजिक बेटा इसमें नहीं मिल पाएगा आपको, आप ढूंढते रहिए, आपको लॉजिक नहीं मिल पाएगा। जो भी आचार्य लिख के चले गए हैं, इतना टाइम बीत गया है, इतना समय बीत गया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि उसमें कुछ एक नई चीज ऐड कर दे, या फिर जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं
उसमें से किसी एक चीज को रॉन्ग प्रूफ कर दें। तो ना कोई ऐड कर पाया है आज तक कुछ, और ना ही कोई रॉन्ग किसी चीज को प्रूफ कर पाया है कि ये तो गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं है। बट को रिलेट आप कर सकते हैं, जैसे अग्नि को डाइजेस्टिव फायर बोल दिया गया है। डाइजेस्टिव फायर क्या होते हैं आपके, HCl होता है, रेनिन होता है, पेप्सिन होता है। ये चीजें जो है आती हैं और खाने को डाइजेस्ट करती हैं। डाइजेस्टिव फायर का काम यही होता है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, तो जो डाइजेस्टिव फायर जो अग्नि है, अग्नि बोला जा रहा है जठरा अग्नि को, जो कि हमारा जो खाना जो भी हम खाते हैं, जो ऊपर हम लोग पढ़े थे ना अभी रस के बारे में, सप्त धातुओं के बारे में, तो देखिए इसमें जो बोला जा रहा है रस, तो ये जो रस है, जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने को जो है पूरी तरीके से उसका सार भाग निकाल के, उसमें से जो वो रस होता है इंपॉर्टेंट चीज, उसको जो है, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, उसको जो है निकालने का काम कौन करता है, जठराग्नि करती है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, भिन्न भिन्न होती है। वात के कारण विषम, पित्त के कारण तीक्ष्ण, और कफ के कारण मंद, तथा वात पित्त कफ तीनों दोषों के सम होने पर जठराग्नि भी सम अवस्था में रहती है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो डाइजेस्टिव फायर होता है, किसी किसी का आप सोचते होंगे कि भाई इसको तो बहुत तेज भूख लगती है, ये भूख लगने पर जो है मतलब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता है, उसके बाद इसको तो भूख ही नहीं लगती है ज़्यादा, ये थोड़ा सा भी खाता है तो भी इसका हो जाता है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक फास्टिंग कर सकता है, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, या फिर मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ फास्टिंग। तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी अग्नि पे, कि आपकी अग्नि किस टाइप से है। और इसके अलावा कभी कभी आपने ये देखा होगा कि ये तो काफ़ी खाना खा लेता है पर इसका शरीर बहुत दुबला पतला है। इट मीन्स टू से दैट उसकी अग्नि बहुत अच्छी है, उसकी जो जठरा अग्नि है वो काफ़ी प्रबल है, वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिस वजह से जो है वो कितना भी खा ले, ना वो मोटा होगा और ना ही जो है वो ज़्यादा मतलब देर तक भूखा रह पाएगा। तो देखिए जो वात दोष अभी हम ऊपर जो पढ़ के आ रहे हैं, जो भी वात डोमिनेंट पर्सन होंगे, वात दोष वाले जितने भी होंगे, तो उसमें जो है विषम अग्नि होगी, यानी इरेगुलर डाइजेस्टिव फायर होगा। आप कभी भी देखिएगा जो वात पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, हालांकि पर्सनालिटी आइडेंटिफाई की जा सकती है, प्रकृति परीक्षण एक टेस्ट होता है जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो बॉडी है वो किस टाइप की बॉडी है, वात है, पित्त है कि कफ है, या फिर त्रिदोषक, यानी कि तीनों जो दोष है वो बराबर बराबर क्वांटिटी में है। हालांकि ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, वंस इन अ मिलियन बिलियन में देखने को मिलेगा आपको त्रिदोष सम अवस्था में किसी में हो। बाकी ऐसा पॉसिबल तो खैर अभी तक बहुत कम हुआ है कि सब त्रिदोष सम अवस्था किसी में पाई गई हो, किसी व्यक्ति में। मैक्सिमम जो है यही देखा जाता है किसी में, किसी किसी में यही देखा जाता है कि जो दो, कोई भी दो दोष है वो डोमिनेंट है, बाकी एक थोड़ा जो है कम है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, वात दोष के जो वात वाले जो व्यक्ति होंगे, जितने भी वात दोष जिनमें डोमिनेंट होगा, उसमें क्या होगा, इरेगुलर डाइजेस्टिव फायर होगा, उनको कभी भी भूख लग जाएगी, कभी भी जो है वो लोग भूख शांत हो जाएगी उनकी, बिना खाए पिए बस पानी पिए ही भूख शांत हो जाएगी। भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है, एक रोटी खाएंगे और बस खत्म उनकी भूख, गायब। तो लगेगा ऐसा कि पहाड़ खा जाएगा पूरा, लेकिन एक ही रोटी में उनका पूरा खत्म हो जाता है, पूरा सब कुछ ओवर हो जाता है। पित्त दोष वाले जो होते हैं, उनका जो है बहुत ही शार्प डाइजेस्टिव फायर होता है, मतलब उनको यदि अगर भूख लगी है तो फिर वो कुछ भी खा लेंगे, बस खाना होना चाहिए, और खूब सारा खाना खाएंगे, रुकेंगे ही नहीं, काफ़ी मतलब हैवी खाना खा लेंगे अगर उन्हें भूख लगी है। कफ जो दोष है, कफ डोमिनेंट जो होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो काफ़ी मतलब प्रबल नहीं होता है बहुत ज़्यादा, ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है अपना फास्टिंग कर सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगेगी। इस टाइप की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। और त्रितोषज ये एकदम बैलेंस्ड वाला कंडीशन है, जिसमें एकदम सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं आपकी। अच्छा अब देखिए कोस्ट यानी कि बाउल हैबिट्स। कोस्ट जो होता है, कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आप इन फ्यूचर जब आप डॉक्टर बनेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले, इट मीन्स टू से दैट कोई भी दवा उसको देने से पहले आपको उसका जो डाइजेस्टिव फायर है, यानी कि आपका उसका अग्नि और उसका कोस्ट यानी कि बाउल हैबिट्स, इन दोनों को जो है आपको पहले आइडेंटिफाई करना ही करना पड़ेगा, कि आखिर उसका जो डाइजेस्टिव फायर है वो किस टाइप का है, उसका कोस्ट किस टाइप का है। पता चले आपने उसको मेडिसिन दी लेकिन उसका डाइजेस्टिव फायर उतना स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग इनफ नहीं है जो मेडिसिन को डाइजेस्ट कर पाए, ठीक से पचा पाए, तो पहले आपको ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेंगी जो उसके कोस्ट को जो है पहले बढ़ाए, अग्नि उसका जो जठराग्नि है उसको बढ़ाए। तो पहले आपको अग्नि उसका देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको उसका कोष्ठ देखना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में जो है 3 प्रकार के कोष्ठ बताए गए हैं, ये देखिए कोष्ठो क्रूरो मृदु मृध्यो मध्यम, 3 प्रकार के कोष्ठ बताए गए हैं, एक बताया क्रूर, एक बताया गया मृदु, और एक बताया गया है मध्यम। तो अब देखिए किस प्रकार के व्यक्ति में आपको किस टाइप का कोष्ठ देखने को मिलेगा। अभी हम ऊपर देख के आए हैं बात, बात में क्या बोला जा रहा है, देखिए इसमें क्रूर यानी कि बहुत हार्ड, काफी स्ट्रांग, उसका काफी हार्ड होगा उसका बॉल हैबिट, उसका कोस्ट, ठीक है ना। पित्त अगर जो पर्सनालिटी के जो लोग हैं उसमें मृदु कोस्ट होगा, काफी सॉफ्ट। और जो कफ प्रकृति के जो
मतलब व्यक्ति हैं, पर्सन है, उनमें क्या बताया गया है, मध्यम, मीडियम कोस्ट। ठीक है ना, तो कोस्ट और अग्नि देख के ही आपको उसे मेडिसिन देनी पड़ेगी। पता चले उसका कोस्ट इतना अच्छा नहीं है, उसकी अग्नि इतनी अच्छी नहीं है, प्रबल नहीं है, तो आपके मेडिसिन देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। चलिए यहाँ तक हम रहने देते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, इस उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।